हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर और आपके इस सर्वप्रथम बैच में। आज आपका पहला क्लास है और पहला सेशन है। शायद सेशन पहले आपको 9 बजे शेड्यूल था, बाद में इसको पोस्टपोन करके 9:30 बजे किया गया है। तो आज पहला क्लास आपका 9:30 से 11 बजे तक रहेगा। हालांकि निरंतर ये क्लासेस आपकी डेली 2 घंटे की होंगी। 9 से 11 बजे आपकी पॉलिटी चलेगी। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं उन सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आरती गुप्ता, उत्कर्ष, सौरभ, अवंतिका, नीलम, जो भी लोग आ चुके हैं जिनका नाम मैं नहीं भी ले पाया हूं, उन सबको वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज से आपका एक नया सफ़र, एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत एक नए तरीके से प्रारंभ होगी। शायद इससे पहले भी कुछ टॉपिक आपने पढ़ रखे होंगे, कुछ लोगों का ये पहला क्लास होगा, ये पहला सेशन होगा, ये पहला सब्जेक्ट होगा जो पॉलिटी के साथ हम शुरू करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई पहला सेशन हम लेते हैं अपने सब्जेक्ट का यानी पॉलिटी का, तो पॉलिटी को पढ़ने से पहले हो सकता है इसमें मैं कभी देर करता नहीं नितिन। और नितिन जी ने कहा सर बहुत देर कर दिए सर आप, हम तो 9 बजे से ही अवेलेबल थे। शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लास 9 बजे नहीं हो पाई, 9:30 बजे शेड्यूल की गई फिर ना। और हम तो जब यूट्यूब की क्लास को 7 बजे से 7:15 नहीं होता, तो ये तो ऐप की क्लास है, यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बट क्लास शेड्यूल लेट से हुई, 9:30 बजे क्लास शेड्यूल हुई, इस वजह से शायद आपको आधे घंटे वेट करना पड़ा होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो जाहिर सी बात है, आज पहला सेशन है, तो पहले सेशन में हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे परीक्षा के चरण। फिर आपको बताना है कुछ परीक्षा के चरण में आपका सिलेबस क्या है, आपके पेपर कितने हैं। उसके बाद फिर हम पॉलिटी को कैसे पढ़ेंगे, पॉलिटी कैसे तैयार करनी है, पॉलिटी के लिए हमारा रिसोर्स क्या होना चाहिए, इस पॉलिटी को सर्वप्रथम बैच में हम कैसे पढ़ेंगे। हमको कोई नोट्स दिया जाएगा, केवल पीपीटी मिलेगी। नोट्स दिया जाएगा तो कब मिलेगा, वो कैसा नोट्स होगा, वो किसका नोट्स होगा, क्लास में कैसे आप पढ़ाएंगे, उस क्लास को हम कैसे तैयार करेंगे, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे अपनी तैयारी को हम बेहतर बनाएंगे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। आगे पूरे 100 घंटे तक हम लोगों को पॉलिटी ही पढ़नी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इस बात के लिए है कि उससे पहले हम कितने बेहतर तरीके से ये समझते हैं कि उसको पढ़ना कैसे है। फर्स्ट डे किसी भी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि आगे तो पूरी पॉलिटी पढ़ने के लिए हमें समय भी मिलेगा और आप समय देंगे भी। लेकिन आज के सेशन में हम आपको बताएंगे उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे हमें 100 घंटे के भीतर पॉलिटी को इस प्रकार से तैयार करना है कि 2026 का भी अगर प्रीलिम्स हमें 6 दिसंबर को देना हो तो हम 100% क्वेश्चन सही कर पाएँ। कैसे हम बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएँ पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में, और पूरी तैयारी में हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, कैसे करें तो हमारी प्रीलिम्स की तैयारी बेहतर होगी, कैसे करें तो हमारी मेंस तैयारी हो जाएगी, कैसे करें हम दोनों को एक साथ लेकर चले। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो आइए सीधा सेशन में चलते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ओरिएंटेशन सेशन में क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हम ओरिएंटेशन सेशन में आपसे क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। तो आज का सेशन जो है फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट सेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट सेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप प्यारे विद्यार्थियों से परीक्षा के चरण। हो सकता है कुछ टीचर ने आपसे डिस्कस किया हो, अगर नहीं भी किया होगा तो मैं करूंगा कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए इस सर्वप्रथम कोर्स को आपने परचेज किया है, जिसके माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं, उस परीक्षा के कितने चरण हैं। उसके बाद फिर पॉलिटी कैसे तैयार करें, कैसे तैयार करें, कैसे पढ़ना है हमारे साथ आपको पॉलिटी। तीसरा, पॉलिटी का सिलेबस, पॉलिटी का सिलेबस। उसके बाद रिसोर्स, क्या क्या आपको यूज करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्तमान में बच्चों के साथ यही है कि पढ़ते समय वो कुछ भी पढ़ यूज कर लेते हैं, किसका भी सहारा ले लेते हैं,
किसी भी पुस्तक को पढ़ने लगते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हम रिसोर्स पर जरूर बात करेंगे कि पॉलिटी को तैयार करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन हम पॉलिटी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी को तैयार करने के लिए क्या रिसोर्स आपको यूज करना है। और सबसे अंतिम बात, सर्वप्रथम बैच में कैसे पढ़ना है, ये सबसे अच्छी बात है। सर्वप्रथम बैच में कैसे पढ़ना है, हमारे लिहाज से आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि ये बात अगर नहीं समझी गई तो पूरे 100 घंटे में आपको भी दिक्कत आती रहेगी और हमें भी। जाहिर सी बात है, कितने भी बेहतरीन तरीके से मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाए, लेकिन मंत्रिमंडल को कैसे कार्य करना है, अपनी शक्ति का कैसे प्रयोग करना है, कैसे संसाधनों की पहुंच जनता तक करनी है, क्योंकि पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो मैं पॉलिटी में ही आपसे बातचीत करूंगा। अगर इस चीज का अंदाजा आपको नहीं है ना, तो सारा का सारा मंत्रिमंडल ध्वस्त हो जाता है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमने एक बैच ऑनलाइन के माध्यम से ज्वाइन किया है, जहां हम टीचर को केवल देखते हैं, टीचर हमें नहीं देखते हैं। जहां पर एक साथ हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, उस क्लास का कैसे अनुशासन होता है, क्लास में कब सवाल पूछे जाते हैं, क्लास में कब डाउट क्लियर होता है, क्लास में कब केवल सुनना होता है, क्लास में कब नोट करना होता है, क्लास में कब कमेंट करना होता है, क्लास में कब सवाल पूछने होते हैं। अगर ये तरीका नहीं पता होगा तो 1.5 घंटे की क्लास में केवल बातचीत में गुजर जाते हैं। तो ये क्लास केवल हमारे पढ़ाने से नहीं चल सकती, ये क्लास केवल हमारे पढ़ाने से सफल नहीं हो सकती, बल्कि इस क्लास को सफल करने के लिए जितनी भूमिका हमारी है, कहीं उससे ज़्यादा आपकी है, इसको अनुशासन बनाए रखने के लिए और क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आज का पूरा सेशन इसी पर डिपेंड होगा, और आज का सेशन आपके पूरे पॉलिटी के सेशन के लिए और सिविल सेवा की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो मैं पहले बिन से बात को स्टार्ट करता हूं। परीक्षा के चरण, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में अभी लाइव देख रहे हैं हमें या बाद में देखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो सब यूपीपीसीएस के लिए ही ये बैच लिए हैं, यूपीपीसीएस के लिए ये बैच लिए हैं। और यूपीपीसीएस की परीक्षा 3 चरणों में होती है। एक है प्रारंभिक परीक्षा, एक है प्रारंभिक परीक्षा, एक है मुख्य परीक्षा, एक है मुख्य परीक्षा, और एक है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अब एक एग्जांपल लेके मैं बातचीत करूंगा। जैसे अभी 2024 का प्री का एग्जाम हो गया, मेंस का हो गया, कल मेंस का परिणाम आया, बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले इसमें चयनित हुए। तो एक आइडिया आपको मैं देता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब हम बात करते हैं कि जब प्रीलिम्स 2024 हुआ, नियर अबाउट अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19 करोड़ 98,12,341 है। हालांकि ये वर्तमान की नहीं है, ये 2011 के जनसंख्या के आंकड़े हैं। वर्तमान में लगभग 21 करोड़ के आसपास है। इस 21 करोड़ की जनता में 5 लाख लोग ऐसे हैं, 6 लाख लोग लगभग ऐसे हैं जो इस परीक्षा के लिए अपनी इच्छा जाहिर की और आवेदन किया कि हम भी स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम सिविल सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण करके हम सिविल सेवा के माध्यम से राज्य की और देश की सेवा करना चाहते हैं। ऐसी मंशा केवल 5 से 6 लाख लोग ही कर पाते, सोच पाते हैं। कितने में? 21 करोड़ लोगों में। और ये प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, सबसे बड़ा एग्जाम है। इसके लिए केवल 5 से 6 लाख लोगों ने 2024 में फॉर्म भरा, लेकिन जब परीक्षा देने की बात आई तो इसमें केवल 2 से 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। यह आंकड़ा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आंकड़े से आपको यह समझ में भी आएगा यह प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है। उसके बावजूद भी इसके लिए मनसा कितने लोग जाहिर करते हैं और उस मनसा के बाद कितने लोग सीरियस हैं। सीरियस होने का अंदाजा आपको लग पाएगा कि वास्तव में कितने लोग सीरियस हैं, और लास्ट में कितने लोगों तक चयन होता है, और पहली सीढ़ी में कितने लोग कट जाते हैं, सेकंड सीढ़ी में कितने लोग कट जाते हैं, थर्ड सीढ़ी में जाकर कुल कितने लोग चयनित होते हैं। इस बात को समझ पाएंगे। मैं इस 1.5 घंटे के सेशन में 11 बजे तक 10:50 तक आपसे एक बातचीत नहीं करूंगा, और न ही आपके कमेंट की तरफ मैं कोई ध्यान दूंगा भी।
जब 10 मिनट लास्ट में बचेगा तो मैं आपसे बात करूंगा और मैं पूछूंगा कि जो कुछ भी मैंने सिखाया ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं। बहुत दूर की बात है। अनुशासन इसकी पहली कड़ी है, ध्यान रखिएगा। मैंने इसलिए बताया है, अभी आगे में जाते जाते डिस्कस करूंगा, नहीं कर पाए तो मैं कल करूंगा कि सर प्रथम बैच में कैसे पढ़ना है, ये तरीका मैं सिखाऊंगा। हो सकता है आपने न सीखा हो कि हमें पढ़ना कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कैसे पढ़ना है। पढ़ाने की तो पूरी दुनिया पढ़ा रही है। यूट्यूब पे हजारों की संख्या में लोग आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सैकड़ों कोचिंग संस्थानें हैं, हजारों टीचर हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है ये बहुत बारीक बात है। अगर ये हुनर नहीं आया हमें, ये सलीका नहीं आया हमें, तो हम बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान से भी जुड़कर, बहुत अच्छे शिक्षक के साथ भी जुड़कर कई बार हम वो पा नहीं पाते जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इसको सुनिए और 1.5 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा कि अभी हम क्या कर रहे थे और आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि 2024 का जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ तो 5 से 6 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा। 2 से 2.5 लाख लोग केवल एग्जाम में पार्टिसिपेट हुए। आधा कंपटीशन फॉर्म भरने से लेकर के प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठने तक ही समाप्त हो गया। क्या देखा आपने? यहां कंक्लूजन निकला कि पूरे 21 करोड़ की आबादी में 5 से 6 लाख लोगों ने ही केवल मंशा जताई है कि हम भी इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं। इसलिए 5 से 6 लाख बच्चों ने आवेदन किया, लेकिन एग्जाम में जाते जाते केवल 2 से 2.25 लाख 2.5 लाख लोग पार्टिसिपेट किए, बाकी लोग एग्जाम में देने नहीं आए। आधा कंपटीशन वही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। जब इतने बच्चों ने एग्जाम दिया तो आगे चल करके इसका रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, और जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो इसमें 11 से 13,000 के बच्चे क्वालिफाई किए। 11 से 13,000 बच्चे क्वालिफाई किए किसके लिए? मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए। असल में यही पूरा कंपटीशन है। असल में यही पूरा कंपटीशन है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए। तो कहने के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस बड़ी आबादी में इस बड़ी परीक्षा के लिए सोचते तो 5 से 6 लाख लोग हैं, लेकिन इसके लिए पहला एग्जाम देने भी केवल 2 से 2.5 लाख लोग आते हैं। लेकिन इस परीक्षा की पहली सीढ़ी केवल 11 से 12-13 हजार बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। अच्छा, ये क्वालिफाई करना केवल उनकी योग्यता पर निर्भर नहीं होता है। ये 11 से 13,000 बच्चों का क्वालिफाई करना सीट पर निर्भर होता है कि सीट कितनी थी। 2024 के एग्जाम के लिए 947 पद थे। अभी इस पर कल इंटरव्यू का रिजल्ट आया। 947 पदों के सापेक्ष में लगभग इतने बच्चे क्वालिफाई हुए। कभी 13 गुना, कभी 14 गुना, कभी 15 गुना। आयोग अलग अलग समय पर क्वालिफाई कराता है प्रीलिम्स में। और आपकी जो लड़ाई है पूरे देश प्रदेश भर के भीतर, वो 11 से 13,000 बच्चों के बीच है। बाकी सब केवल भीड़ है। इनसे आपको जीतना है। इन 13,000 बच्चों से बेहतर बन के आपको आगे निकलना है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पहले दिन ही धमकी दे रहे हैं। धमकी समझेंगे तो शायद आप बहुत पीछे रह जाएंगे, सलाह समझेंगे तो शायद बहुत आगे निकल जाएंगे। धमकी क्यों ही देगा एक शिक्षक अपने बच्चों को? एक माता पिता अपने बेटों को धमकी नहीं देता। एक शिक्षक अपने छात्रों को धमकी नहीं दे सकता। एक शिक्षक और एक माता पिता अपने बच्चों को केवल सलाह देता है, और उस सलाह देने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेता है, कुछ आपके लिए नीतियां बनाता है, कुछ आपके लिए अनुशासन बनाता है। ये धमकी नहीं होती है। ये शब्द सोच लेना ही और ये विचार आपके मस्तिष्क में आ जाना ही कि सर ने हमें कुछ धमकी दी, ये आपका हल्कापन बता देता है कि अभी हम क्या सोच रहे हैं। अभी यही से सोच ऊपर करना है। सिविल सेवा का फॉर्म भरते ही आपकी अदाओं में, आपकी नसों में, आपकी मानसिकता में, आपके विचार में, आपकी भाषा में, आपकी बोली में, आपकी शैली में, आपके व्यक्तित्व में सिविल सेवा की झलक दिखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सिविल सेवक बन जाओ तभी सिविल सेवक जैसे आप एक्ट करेंगे। आपका एक्ट तो उस दिन से शुरू हो जाना चाहिए जिस दिन से आपने सोचा है कि आई विल आल्सो बिकम टू अ सिविल सर्विसेज। मुझे भी बनना है एक सिविल सेवक।
मुझे भी बनना है एक सिविल सर्वेंट। जिस दिन आपने यह ख्वाब देखा है, उस ख्वाब के बाद से ही आपके व्यक्तित्व में, आपकी बातचीत में, आपकी भाषा में, आपकी अनुशासन में, आपकी दिनचर्या में वो सिविल सेवा का भाव दिखना चाहिए। तब तो समझिए आप सही धारा में चल रहे हैं ना। तो अभी हो जाएगा। 100 घंटे का जब सफर हमारे साथ तय करेंगे तो केवल आप पॉलिटी सीख कर रह जाएंगे। 100 घंटे के बाद आपके नसों में बहुत सारे बदलाव भी आ जाएंगे, आपकी मांसपेशियों में थोड़े बहुत परिवर्तन आ जाएंगे, सोचने के समझने के तरीके भी आपके बदल जाएंगे। कुल मिला के एक शब्दों में कहें तो आज जो आप 5 फरवरी को हैं, वो शायद आप 15 मार्च को नहीं रह पाएंगे। अगर 5 फरवरी को आप जैसे हैं, अगर 15 मार्च को भी ऐसे रह गए तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ माना जाएगा, और किसी भी टीचर का आना व्यर्थ माना जाएगा। शिक्षा का काम ही है कि जब आपको विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने का अवसर मिले तो केवल उन्हें विषय न सिखाया जाए, बल्कि उन्हें के व्यक्तित्व को तराशा जाए, उनके विचारों को बदला जाए, उनके अच्छे और बुरे की समझ के बीच एक बेहतर निर्णय लेने की शक्ति को डेवलप किया जाए। दिस इज द मैटर ऑफ एजुकेशन। यही शिक्षा का मतलब भी है। शिक्षा का मतलब सिर्फ केवल कुछ मात्र डिग्री प्राप्त करना नहीं, केवल कुछ विषयों के कुछ तथ्यों को याद करके परीक्षा में जाके टिक लगाना नहीं, बल्कि अच्छे बुरों के बीच पहचान करना, नैतिक मूल्य को सीखना, अच्छे संस्कार को सीखना, अच्छे विचार को सीखना, अच्छे और बुरे के बीच सही निर्णय को लेना, ये शिक्षा का असल मतलब है। और उस शिक्षा के बीच आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, और उस सिविल सेवक के क्या क्या मायने हैं वो सब सीखेंगे। बस समय लगेगा, अभी तो केवल शुरुआत हुई है, अभी तो हम आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। अभी तो 100 घंटे का सफर आपका मेरे साथ चलेगा। चलिए मैं फिर अपनी बात पे आता हूं। तो मैंने कहा 11 से 13 हजार बच्चे मुख्य परीक्षा में के लिए क्वालिफाई किए, मुख्य परीक्षा के लिए क्या किए, क्वालिफाई किए। और कल मुख्य परीक्षा का परिणाम आया, कल मुख्य परीक्षा का परिणाम आया। और कल जब मुख्य परीक्षा का परिणाम आया तो इसमें 2917 बच्चे, 2719 बच्चे के आसपास आए, 2729 बच्चे के आसपास सफल हुए। किसके लिए, साक्षात्कार के लिए। यानी कि मेंस में केवल क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे पहुंचे हैं, 2729 बच्चे के आसपास पहुंचे हैं। और कल जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, 29 मार्च के पहले आ जाने की उम्मीद है, तो केवल सिलेक्शन 947 बच्चों का होगा, जो शुरुआत कितने से हुई थी, 5 से 6 लाख बच्चे से। तो 5 से 6 लाख बच्चे इसके बारे में सोचेंगे, 947 बच्चे चयन होंगे। मैंने कहा असली कंपटीशन केवल 11 से 13 हजार बच्चों के बीच है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, और उस मेंस का एग्जाम केवल 3000 के आसपास बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। इसका मतलब है सबसे मुख्य टास्क है मुख्य परीक्षा, क्योंकि मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने का मतलब पूरे प्रदेश भर में आप उन 3000 विद्यार्थियों में शामिल हो गए, और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आप 1000 विद्यार्थियों में शामिल हो पाते हैं। लेकिन इस 3000 विद्यार्थियों में शामिल होने से पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करनी पड़ती है। जब तक आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, आपका अंदर बहुत अच्छा लेखन कौशल होगा, आपके अंदर बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग स्किल होगी, बावजूद उसके आप यहां पहुंचकर अपना जौहर या अपना हुनर या अपना टैलेंट या अपना स्किल या अपनी दक्षता या अपनी निपुणता नहीं दिखा पाएंगे। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए। आपको एक आंकड़ा बताता हूं। आंकड़े ये कहते हैं कि इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम के बच्चों के बीच एक प्रतिस्पर्धा हमेशा से रही कि इंग्लिश माध्यम के बच्चों का रिजल्ट ज्यादा है तुलनात्मक रूप से हिंदी माध्यम के बच्चों को। यह पहला वाक्य है। दूसरे वाक्य में सुनिएगा, लेकिन आंकड़े यह भी बताते हैं कि अंग्रेजी माध्यम की तुलना में हिंदी माध्यम के बच्चों का प्रीलिम्स में क्वालिफाई का रेशियो 70% है, कम है। यानी 30% बच्चे केवल हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं और 70% बच्चे इंग्लिश मीडियम में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब जितने 30% बच्चे जो क्वालिफाई करके मेंस गए हैं, उसमें से लगभग 50 से 60% बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और जो 70% बच्चे इंग्लिश मीडियम के मेंस में क्वालिफाई करके गए हैं, वहां से केवल 30 से 40% बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है आपकी कमजोर कड़ी मुख्य परीक्षा नहीं, आपकी कमजोर कड़ी प्रारंभिक परीक्षा है। आप पहले ही एग्जाम में ज्यादा फेल हो रहे हैं। अगर हिंदी माध्यम के बच्चों का अधिक मैक्सिमम संख्या में उनका प्रीलिम्स का सिलेक्शन कराया गया, तो जाहिर सी बात है वो हिंदी माध्यम से भी बेहतर रिजल्ट यूपीएससी की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। अभी मैं यूपीएससी की बात यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल आपसे प्रीलिम्स की यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूं। तो यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में हिंदी माध्यम का रिजल्ट इंग्लिश माध्यम से बेहतर हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है,
हम प्रीलिम्स में ही पीछे रह जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान के संस्थानों को, वर्तमान के शिक्षकों को बच्चों के लिए मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए सबसे अधिक बल देना है। उनको पहली सीढ़ी क्रॉस कराना है, ताकि उनका पहला एग्जाम जब निकलेगा तो कई सारी चीजें उनके पक्ष में आ जाएंगी। मुख्य परीक्षा में मेहनत करके वो बेहतर भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, उनके टीचर का भी विश्वास उनके ऊपर से बेहतर होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो उनके घर वाले भी उनका सहयोग करेंगे। बेटा प्रीलिम्स निकाल रहा है, बेटा सिलेक्शन दे देगा, इसका सपोर्ट करो, इसको टाइम दो, इसको अच्छा पैसा दो, इसको अच्छी कोचिंग। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए है, लेकिन ध्यान रखिएगा हम फाइनल सूची का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक हमारा मेंस क्वालिफाई नहीं होगा, जब तक हमारी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होगी। तो हमें प्रीलिम्स के साथ साथ आंसर राइटिंग स्किल को भी डेवलप करना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें प्रीलिम्स पर इतनी ताकत लगा देनी है पहली बार में ही कि हमारे दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़े, पहली बार हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए। पहला स्टेप ही हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई करा देगा तो हमारा भी हौसला बढ़ा देगा कि नहीं, आई कैन, मैं कर सकता हूं, मेरे में वो क्षमता है। और 3 प्रीलिम्स दिया और नहीं हुआ तो आपका विश्वास खुद से ही टूटने लगेगा। हमने अपने जीवन का गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? हमें इंजीनियरिंग या मेडिकल ही नहीं कर लेना चाहिए था? हमें अपने मित्रों की तरह पुलिस, दरोगा और लेखपाल का एग्जाम तो नहीं देना चाहिए था? क्या हमने गलत तो नहीं किया कि सिविल सेवा जैसे कठिन परीक्षा में मैंने कदम रख दिया? ये आपके मन में सवाल आएगा, क्योंकि अभी आपने बहुत कम सावन देखे हैं। हम तो ऐसे बहुत सारे सावन देख चुके हैं और हमारे सामने भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए इस बात का मुझे अनुभव है कि बाद में बच्चों का भी विश्वास खुद से कमजोर हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आज आप हमारे साथ तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपको 26 में देना है, 27 में देना है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपको 26 में भी देना है, जैसा अगर मैं कहता रहूंगा, जैसा मैं बताता रहूंगा, यदि आपने उसका 70%, 100% तो कोई फॉलो कर ही नहीं पाता है, 70% भी फॉलो कर देगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए क्लास में कहाँ फॉलो हो रहा है। मैंने बोला था कि ना कि 10:50 तक केवल आपको सुनना है, समझना है, इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लेनी है। जो लगे कि ये बात मुझे ध्यान रखना है, गाढ़ बांध के रखना है, उससे पहले कोई कमेंट नहीं करेगा। कितने लोगों ने फॉलो किया? आजमाइए, खुद को देखिए, आपका मन आप पर कितना हावी है, आपका नियंत्रण आप पर कितना, आपका आप खुद पर आपका नियंत्रण कितना कमजोर है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया मैंने। अभी से 15 मिनट पहले मैंने बोला था कि 10:50 तक मैं केवल कंटिन्यूअस आपको समझाऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, रिसोर्स बताऊंगा, तब तक केवल आपको सुनना है। ऐसा पॉइंट जो लगे कि हमें इसे गाढ़ बांध के रखनी, इसको नोट कर लेना है। कोई बच्चा कोई कमेंट बीच में नहीं करेगा जब तक मैं ये नहीं पूछूंगा बताओ सारी बातें समझ में आ गई, बताओ कोई और सवाल हो तो उसका उत्तर मैं दे दूं। कितने बच्चों ने इस पर नियंत्रण रखा? जितने लोग लाइव क्लास कर रहे हैं शायद 50% भी नहीं रख पाए। आपको एहसास हो गया होगा, सर इसका मतलब है कि हमारा मन हम पर हावी है। पहले मन को नियंत्रण में करिए, अपने मन को समझाइए कि जैसा मैं करूंगा वैसा तुम करो, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं नहीं करूंगा। पहले उसको समझाइए, फिर अपने आप से कहिए कि नहीं, हम पर इतना कंट्रोल है सर, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। अभी नहीं है, क्योंकि 50% लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए। ये पहला उदाहरण के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से मैंने 15 मिनट में साबित कर दिया। आप वैसा कर ही नहीं पाएंगे जैसा एक मेंटोर आपको समझाता है, और जो कर ले गया वो जीत जाएगा। कल मेंस का इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद, मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू के लिए जो बच्चे क्वालिफाई किए, कम से कम अब तक तो 30-35 व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए, सर मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। तो मुझे खुशी भी हुई, लेकिन कम से कम 1000 बच्चों का आया, सर इस बार भी नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। उसका मुझे दुख भी हुआ। जिनका नहीं हुआ उनको भी मैंने पढ़ाया था, जिनका हो गया उनको भी मैंने पढ़ाया था। 25 का रिजल्ट आया है, 3000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, जिनकी लिस्ट हमारे व्हाट्सएप पर है, जिनका प्रीलिम्स 25 में क्वालिफाई किया है। लेकिन 6-7 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, उनको भी मैंने पढ़ाया था। ऐसे लाखों होंगे यूट्यूब पर जिनको मैंने पढ़ाया है लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। ये कैसा भेदभाव है? हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं, कल अभी फाइनल रिजल्ट का हिस्सा बन जाएंगे, और हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। क्या मैं भेदभाव कर रहा हूं पढ़ाते समय? क्या मैं क्लास में पढ़ाते वक्त मोहित यादव को ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं, राहुल को कम? शिवप्रिया को ज़्यादा फोकस कर रहा हूं, आलोक को कम?
हरि द्विवेदी को नहीं पढ़ा रहा हूं और मोहित को पढ़ा रहा हूं, क्या ऐसा कर रहा हूं? या मैं नहीं, कोई और शिक्षक ऐसा करता है, कोई और मेंटोर ऐसा करता है? शायद कभी नहीं। तो ये परिणाम में अंतर क्यों है? एक ही शिक्षक का पढ़ाया हुआ हजारों की संख्या में बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है, सैकड़ों की संख्या में मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर रहा है, कम से कम 40-50 फाइनल रिजल्ट दे देंगे। और हमारा ही पढ़ाया हुआ बच्चा लाखों की संख्या में प्रीलिम्स में असफल हो जा रहा है, हजारों की संख्या में मेंस में असफल हो जा रहा है। ये अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? कौन है वो बच्चे जो क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कौन है वो बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं? जो नहीं कर पाए उन्होंने शायद मार्गदर्शन का सही प्रयोग नहीं कर पाए, उन्होंने निर्देशों का सही पालन नहीं किया, उन्होंने स्ट्रेटजी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उनमें से वो बच्चे जो क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, उन्होंने अक्षरशः वो तो पालन किया ही जो मैंने बताया, उसके बाद भी अपनी ओर से भी स्ट्रेटजी बनाई, अपनी तरीके बनाए, अपनी ताकत खुद से भी झोंकी, निरंतरता बनाए रखा, अनुशासन बनाए रखा, परसेवरेंस बनाए रखा, अपनी जितनी क्षमता थी झोंक दिया, इसलिए वो अलग हो गए। और हमारे तमाम पढ़ाए हुए बच्चे भी असफल हो गए क्योंकि उन्होंने हमारी बात का लोड नहीं लिया। तमाम ऐसे शिक्षक का लोड नहीं लिया, बस केवल सुनते रहे, केवल सुनते रहे। क्योंकि पहला दिन है, आज मैं बता देना चाहता हूं ताकि आपकी बड़ी आगे वाली नस्लों ने, आपकी सीनियर्स ने जो गलती की है वो आप गलती ना करें। समय पल भर में गुजर जाता है, आपका भी कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। 26 का प्रीलिम्स आ जाएगा, 27 का प्रीलिम्स आ जाएगा और गलतियां जो करेंगे वो बीत चुकी रहेगी। इसलिए मैं पहले दिन फर्स्ट डे से आपको सतर्क कर देना चाहता हूं, आज से एक नई शुरुआत करना है, आज से एक नई स्ट्रेटजी बनानी है, आज से एक नई दिनचर्या शुरू करनी है, आज से एक नई सोच के साथ हमें अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ना है। अगर ये नहीं बदला तो जो परिणाम, जो स्थिति कल आपकी थी वही कल भी रह जाएगी। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आज से आपको अपने विचार, अपनी सोच, अपनी रणनीति, अपने तरीका, अपना दिनचर्या, अपने अनुशासन, अपने मन का नियंत्रण बदलना पड़ेगा। अगर बदल लिया तो आप जीत जाएंगे, नहीं कर पाए तो फिर हार जाएंगे। धमकी नहीं, कड़वा सत्य है। बताएंगे, उसका भी बताएंगे। प्रियंका मिश्रा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े सर? ये मैं यूट्यूब पे बताता हूँ, यहाँ तो क्लास में नहीं बता पाऊंगा, यूट्यूब पर मैं बता दूंगा किसी दिन वीडियो बनाकर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो उस मुद्दे की चर्चा तो यहाँ नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए वो मैं यूट्यूब पे आपको डिस्कस कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक मसला आप समझ पाए। ये कहानी आपको मैंने केवल इसलिए सुनाई ताकि आप ये समझ पाए कि हमें फर्स्ट डे से हमें फोकस इस बात का रहना है, एट एनी हाउ प्रीलिम्स तो मुझे क्वालिफाई कर देना है। हो सकता है मेंस की गहराई ना बन पाए, हमें दोबारा चांस लेना पड़ जाए, लेकिन अगर सही स्ट्रेटजी से चले तो उसके लिए भी दोबारा चांस नहीं लेना पड़ेगा। किया जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हम अपनी खामियों, अपनी गलतियों, अपनी लापरवाहियों की वजह से, अपनी रणनीतियों की वजह से न तो पहली बार में प्रीलिम्स हो पाता है, न ही मेंस। लेकिन अगर नहीं रही ये सब तो ये हो जाएगा। तो पहला चरण आपका प्रारंभिक परीक्षा है, जिसमें आपका जीएस होता है और जिसमें आपका सी सेट होता है। जीएस प्लस सी सेट होता है। जीएस के 150 क्वेश्चन आते हैं, सी सेट के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। सी सेट जो होता है या केवल क्वालिफाई है, या केवल क्वालिफाई है, जिसमें आपके माइनस मार्किंग के बाद 33 प्रश्न सही होने होते हैं। और ये जीएस जो होता है यह स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग होता है। और जीएस के लिए आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, स्कोरिंग तो होता ही है, साथ ही साथ है इसमें सीट के अकॉर्डिंग क्या है, कट ऑफ जाता है या पेपर के अकॉर्डिंग जाता, कितना कठिन आया कितना सरल आया। और 150 क्वेश्चन में इस बार की अगर बात किया जाए तो 94 से 95 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ। पिछली बार की बात किया जाए तो ये कुछ 87 से 88 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था। उसके पहले की बात किया जाए तो लगभग 85 पर हो गया था। उसके पहले की बात किया जाए लगभग 89 पे हो गया था। उसके पहले की बात किया जाए लगभग 90 पे हो गया था। इस बार कट ऑफ थोड़ा सा भाग गई है। नहीं, अमूमन ये माना जाता था कि 150 प्रश्नों में माइनस मार्किंग के बाद अगर 90 प्लस है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन और आगे चलेगी, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मार्गदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, मेंटोर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जितने जितने साधन बढ़ते जाएंगे कंपटीशन उतना बढ़ता जाएगा। आपके पापा के दौर में 45 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन आपके बड़े बड़े भैया के दौर में 70 से 80 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा था, और आपके दौर में 90 क्वेश्चन के प्लस करने पे सिलेक्शन हो रहा है, और आपकी आने वाली अगली पीढ़ी जो आएगी 100 प्लस पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ेगा। इसलिए कट ऑफ भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये हमारा प्रीलिम्स है। अब इसमें माइनस मार्किंग भी है 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर
हमारा एक सही प्रश्न भी गलत हो जाता है। अब सीसेट के लिए आपको देखना होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या 33 क्वेश्चन हम कर लेते हैं 100 में या नहीं। अगर कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा सीसेट पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन में आपके 15-20 केवल सही हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीसेट का क्लास भी आपको पूरे मन के साथ करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। और सीसेट का क्लास भी आपको इसी बैच में मिलता है, सीसेट का बैच भी आपको इसी क्लास में मिलता है। लेकिन सारा खेल है जीएस का जो स्कोरिंग है, जहां से हमारा सिलेक्शन होता है। इसका मतलब है 90 प्लस तक कट ऑफ जा रही है तो हमें 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। जब आप एक बेस्ट कोचिंग का हिस्सा बन गए हैं, शायद ठीक ठाक शिक्षक भी आपको अगर मिल गए हैं, तो घर वालों ने, आप इतने सौभाग्यशाली हैं, घर वाले ने कम से कम इतना अवसर दिया कि इंडिया की बेस्ट कोचिंग, बेस्ट शिक्षक के पास तक पहुंचने का अवसर दिया। हम लोगों को शायद मिल पाया। तो आप ये सपना देख सकते हैं कि हम 150 में 100 का टारगेट ले सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा इस 100 के टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है। अगर 100 का टारगेट हमें अचीव करना है फर्स्ट टाइम में, अगर 6 दिसंबर देना है या 2027 का प्रीलिम्स देना है, तो हमें 100 तक पहुंचने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिए आप, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद आती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की अगर बात किया जाए तो यहां पर जीएस के 6 पेपर होते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 और GS6। ये जीएस के 6 पेपर होते हैं। कितने? जीएस के ये 6 पेपर होते हैं और ये प्रत्येक पेपर 200 नंबर के हैं। इसका मतलब है कि 1200 नंबर का तो केवल जीएस है। इसके साथ ही साथ 150 नंबर का आपका इससे होगा, यानी कि निबंध, और 150 नंबर का 150 नंबर का आपका जनरल हिंदी यानी कि समान हिंदी भी रहेगी। टोटल मिलाकर के 1500 का आपका मेंस होगा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। इसमें 1500 ऐड करेंगे, टोटल 1600 नंबर पर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। 1600 नंबर पर आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ध्यान रखिएगा। पूरा फाइनल रिजल्ट आपका 1600 नंबर पे आता है, यानी मेंस का नंबर आपका इंटरव्यू में जुड़ता है। इंटरव्यू 100 नंबर का है। मैं फिर बता दूं, कुछ बच्चे इसीलिए डरते हैं कि सर हम बोलना बहुत कम जानते हैं। हम जानते सब हैं लेकिन बोल नहीं पाते, हम बातचीत बहुत अच्छी नहीं कर पाते, हम बोलने में बहुत अच्छे नहीं हैं। क्या हम कभी सिविल सेवक नहीं बन सकते? क्या इंटरव्यू जिसका कमजोर होगा, जिसकी बोलने की शैली बहुत अच्छी नहीं होगी, जो अपनी बात को बहुत आसानी से नहीं रख पाते हैं, वो कभी प्रीलिम फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं, ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 100 नंबर का जो साक्षात्कार होता है, जो सबसे कम भी इसमें पाएगा ना, वो भी 45-50 पा जाएगा, जो अपना नाम बता के भी चला आएगा। और जो इसमें सर्वाधिक पाएगा वो भी 70 से 72 कुछ नंबर ही पाएगा। कितना पाएगा? वो भी 70 से 72 नंबर तक मैक्सिमम तक मिले हैं। किसी किसी को, एक आध स्टूडेंट ऐसे हैं जो 75 भी पाए हैं। यानी जो सबसे कम पा रहा है वो 50 पा रहा है, जो सबसे ज्यादा पा रहा है वो 72-75 पा रहा है। यानी कि सबसे लोएस्ट और सबसे टॉप पे रहने वाले के बीच का अंतर कितना है? केवल 20 से 25 नंबर का। 20 से 25 नंबर का केवल डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आप बांट सकते हैं, इस गैप को पाट सकते हैं। कहां से? मेंस की परीक्षा में। हो सकता है आप इंटरव्यू में थोड़ा कमजोर हैं, लेकिन मेंस में आपको मान लीजिए मिल गया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, 800 नंबर, और आपका एक दोस्त है जिसका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि वो मॉक इंटरव्यू छोटी परीक्षाओं में लोगों का लेता भी है, उसका यहां पर नंबर आता है 720, और ये 800 पाने वाला इंटरव्यू में केवल पाता है 45 नंबर, और 720 पाने वाला मान लीजिए मैक्सिमम 75 पा जाता है। 7 दोनों 795 हुआ और ये 845 हो गया। ये एसडीएम बन जाएगा, ये हो सकता है सिलेक्शन से बाहर हो जाए। जबकि इंटरव्यू में 75 है, इनके 45 है। कहां मार दिया बाजी इसने भैया? जो इंटरव्यू में 25 नंबर कम पाने के बाद भी एसडीएम बन गया
और ये इंटरव्यू में टॉप करने के बाद बाहर हो गया। इसने बाजी मारी है मेंस के एग्जाम में, इसने बाजी मारी है मेंस के एग्जाम में। इसका मतलब है कि अगर हमारा लेखन कौशल अच्छा हो गया, हमारा मेंस बेस्ट हो गया, अगर हमारी आंसर राइटिंग स्किल बेहतर हो गई, तो हम बाजी मार जाएंगे। इंटरव्यू वाले चाह करके भी हमको बाहर नहीं कर पाएंगे। हमको लोवेस्ट नंबर दे के दें, हम 45 नहीं केवल 40 दे दें, तब भी हम सिलेक्शन लेके चले जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब है सारा खेल मेंस का है, फाइनल लिस्ट का हिस्सा बनने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए सारा रोल मेंस का है। एक बार और भी बच्चे क्लास में, मैं खुद कह रहा हूं, कमेंट करके आप बता सकते हैं, किसी एक बच्चे की क्लास में थोड़ा दिक्कत आ रही, क्लास बोल रहे हैं बच्चे की रुक रुक के चल रही है। अगर यहां से दिक्कत होगी तो हर बच्चे की क्लास रुक के चलेगी। अगर एक भी बच्चे की क्लास सही से चल रही है तो इसका मतलब है और बच्चों का नेटवर्क दिक्कत है, यहां से दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अन्य बच्चों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, क्या क्लास सबकी रुक के चल रही है या कुछ लोगों की क्लास सही चल रही है। अगर कुछ लोगों की क्लास सही चल रही है, इसका मतलब यहाँ से पानी की सप्लाई ठीक हो रही है, आपके नल में कोई खराबी है जिसकी वजह से आपके घर में पानी नहीं आ रहा है। ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ हम पॉलिटी भी पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। कमेंट करके जरा आप लोग बता दीजिए। तो मैंने आपको यहां पर यह नजर दिखाई कि सारा गेम इस एग्जाम का है। कोई अगर एसडीएम बन रहा है, कोई अगर डीवाईएसपी बन रहा है, कोई अगर एसीटीटी बन रहा है, कोई अगर आरटीओ बन रहा है, कोई अगर नायब तहसीलदार बन रहा है, वो सारा गेम इस एग्जाम का है। लेकिन इस यहां तक पहुंचने के लिए हमारी पहली सीढ़ी है प्रीलिम्स। आप हाई स्कूल के एग्जाम में क्यों डरे थे कि आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, आईएएस बनना चाहे, पीसीएस बनना चाहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहे, उसके लिए पहली सीढ़ी क्या थी? कौन सी मार्कशीट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी? हाई स्कूल। उसके बगैर ना आप इंजीनियरिंग का सपना देख सकते हैं, ना ही आप मेडिकल का, ना ही सिविल एस्पिरेंट का, ना ही सिविल सर्विसेज का, ना ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ना ही बैंकिंग का, ना ही रेलवे का, ना तो पुलिस या दरोगा का, क्योंकि वो पहले कड़ी थी जीवन की। पूरे कैरियर में जो भूमिका हाई स्कूल के एग्जाम में है, सिविल सेवा के अंतर्गत वही भूमिका आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की है। जब तक प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक नहीं किया गया, तब तक मेंस में बड़ी ताकत रखने के बाद भी हम अपना जौहर नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए हमें प्रीलिम्स को फर्स्ट डे से फोकस करना है। एट एनी हाउ, इन फर्स्ट चांस आई हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम। मुझे प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना है। रुक रही, मैं एक बार टीम से बोलता हूं, थोड़ा ध्यान रखिए। मैं एक बार टीम से बोलता हूं कि थोड़ा क्लास बीच बीच में रुक रही, एक बार देख लें। क्या नाम है नरेंद्र, एक बार देखना, क्लास थोड़ा रुक जा रही बीच में, नेटवर्क कुछ इशू है क्या? ठीक है, मैं बोल रहा हूं, टीम देख रही है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये मामला हो गया, यहां तक मैंने समझा दिया आपको। तो इसका मतलब है यहाँ पूरे गेम से मैंने ये समझा कि हम जिस परीक्षा की तैयारी करें, 3 चरण की परीक्षा है। पहले प्रीलिम्स देना होगा, वो क्वालिफाई होंगे तो हमें मेंस देना होगा, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो हमें इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी, तब मेरा नाम आएगा। ज्योति गुप्ता, सौरभ शुक्ला, कल्पना सिंह, अजीत मौर्य, अर्चना पाल, ब्रजेश, आदिल या आदि कि आप पीसीएस बन गए। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है, प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई है, हमें वहां टॉप नहीं करना है। वहां नंबर बहुत ज्यादा भी पा गए, उसका मेंस में कोई फायदा नहीं होगा, केवल हमें कट ऑफ क्रॉस करना है। लेकिन यदि हम मेंस क्वालिफाई करते हैं तो हमें इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, लेकिन मेंस का नंबर इंटरव्यू के साथ जुड़ता है। मेंस टोटल 1500 नंबर का होगा, जिसमें जीएस के 6 पेपर होते हैं, समान हिंदी का 1 पेपर होता है, एसए का 1 पेपर होता है। समान हिंदी में और एसए मिलाकर 300 नंबर के आते हैं, बाकी जीएस के सारे पेपर 200 नंबर के होते हैं। टोटली 1600 नंबर का हमारा मेंस होता है। फाइनल लिस्ट हमारी 1600 नंबर की बनती है। प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए बगैर हम मेंस में नहीं जा सकते, और मेंस में अच्छा स्कोर करके इंटरव्यू में कम नंबर भी पाकर हम फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए हमारे सिलेक्शन का अंतिम हिस्सा बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी मेंस है, लेकिन मेंस लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी प्रीलिम्स है, लेकिन प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी ये क्लास है जो हम आप कर रहे हैं। ये था आपका परीक्षा का चरण, 3 चरण।
अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा और आगे, हो सकता है अन्य शिक्षक ने बताया हो, अगर नहीं बताया हो तो मैं फटाफट क्लियर कर देता हूं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट डे आप हमारे साथ बहुत से बच्चे तैयारी की शुरुआत कर रहे होंगे कि हम जीएस फर्स्ट, GS2, जनरल साइंस 2, GS3, GS4, GS5, GS6, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, हमें किस जीएस में क्या क्या पढ़ना होता है मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो बस क्या क्या है भी मैं बता दूंगा, प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना होता है। मेंस की बात कर रहा हूं मैं कि जो जीएस के 6 पेपर हैं, जो जीएस के आपके 6 पेपर हैं मेंस के लिए, उसमें क्या क्या होता है। जीएस पेपर फर्स्ट की अगर बात किया जाए तो इसमें आपका विश्व भूगोल, विश्व इतिहास पढ़ना होता है, जिसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। इसमें आपको इतिहास के अंतर्गत, हिस्ट्री के अंतर्गत तीनों सेगमेंट पढ़ने होते हैं। तीनों सेगमेंट के साथ साथ मतलब क्या हुआ, आधुनिक, मध्य और प्राचीन, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, भूगोल के यानी ज्योग्राफी के तीनों सेगमेंट। एक होता है आपका भौतिक, एक होता है आपका कह सकते हैं विश्व भूगोल, एक आपका कह सकते हैं विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक आपका हो सकता है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, और एक आपका हो जाएगा भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। ये तीनों सेगमेंट आपके मेंस में आते हैं। और एक टॉपिक इसके अलावा और होता है जो बच्चे जानते ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। यानी जो पहला पेपर जीएस का 200 नंबर का आएगा, इस 200 नंबर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने 125 शब्द के होंगे, कितने 200 शब्द के होंगे, कौन 8 नंबर के होंगे, कौन 12 नंबर के होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं केवल बता रहा हूं जीएस पेपर फर्स्ट में मेंस के लिए आपको इतने सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज। ये जीएस पेपर 1 में आपसे पूछा जाएगा। इतनी तैयारी आपको मेंस के लिए, पेपर 1 के लिए करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर जब 2 में आएंगे आपको, तो इसमें पहला सब्जेक्ट आपको जो मिलेगा वह राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसको आप क्या बोलते हैं, पॉलिटी मिलेगा। राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी मिलेगी। जीएस पेपर 2 के सेकेंड सेगमेंट में आप यहां पर क्या पाएंगे, आईआर, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें जो अगला सब्जेक्ट मिलता है वह है गवर्नेंस। इसके साथ ही साथ इसमें एक सब्जेक्ट और होता है सामाजिक न्याय, जिसे हम कहते हैं सोशल जस्टिस। और सबसे लास्ट सेगमेंट जीएस पेपर 2 का होता है, उसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जीएस पेपर 2 में आपको इतना पढ़ना होगा। और इसमें जो हमारे साथ आज से आप शुरू करेंगे कल से, वो यही हम पढ़ाएंगे। इसमें जो ये हिस्सा है राज्य व्यवस्था और पॉलिटी, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये कहां कहां काम आएगा मैं आपको बताता हूं। तो आईआर, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये इतने सेगमेंट हम लोग राज्य व्यवस्था जीएस पेपर 2 में पढ़ते हैं। और जब जीएस पेपर 3 में आएंगे तो हम यहाँ अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के साथ साथ यहां पर हमारा अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ यहां पर हमारा एक टॉपिक होता है पर्यावरण। ये जीएस पेपर 3 में आता है, इन्वायरमेंट। यहीं पर टॉपिक होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कई बार बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं, एक आध दो सब्जेक्ट पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जीएस पेपर 6 पेपर के आप केवल विषय पूछते हैं कि भैया जीएस पेपर 3 में क्या आता है,
बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। ये बड़ी दुख की बात है। ये हम शिक्षकों की असफलता मानी जाएगी अगर बच्चा ये भी नहीं जान पाए कि किस पेपर में क्या आता है। हो सकता है आपने ना सीखा हो, तो कम से कम ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर आज से आप मेरे साथ सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको परीक्षा के चरण के साथ साथ जीएस पेपर के हर एक सेगमेंट को पता होना चाहिए। कितने समय सीमा के भीतर कितने प्रश्न लिखने ये भी पता होना चाहिए। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है ये भी पता होना चाहिए। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहां पर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये जीएस पेपर 3 में आता है। अब जीएस पेपर 4 में चलेंगे। यहां पर एक शब्द आप सुनते हैं नीति शास्त्र, इसको आप एथिक्स बोलते हैं। नीति शास्त्र जो मैंने ये सेगमेंट लिखा है ना, वो इस सर्वप्रथम बैच के एथिक्स सिखाने के लिए मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बैच में कैसे पढ़ना है। ये सर्वप्रथम बैच का एथिक्स है, लेकिन आपको एक अधिकारी बन के कैसे काम करना है वो सिविल सेवक का एथिक्स है। वो सिविल एस्पिरेंट के नहीं बल्कि सिविल सर्विस में जो शामिल होंगे उनके लिए क्या मूल होना चाहिए वो आपको यहां पर पढ़ना पड़ता है। नीति शास्त्र में 200 नंबर का पेपर आएगा। जीएस पेपर 5 और 6 क्या है पहले समझ लीजिए, क्योंकि आप नई पीढ़ी के जेनजी जनरेशन के बच्चे हैं। 2018 से पहले जीएस के केवल 4 ही पेपर होते थे। जीएस के 2023 के पहले जीएस के केवल 4 ही पेपर होते थे। जीएस 5 और 6 नाम का कोई पेपर नहीं था। और पहले अगर हम जाएं तो 2018 के पहले मेंस में भी, जैसे आज समीक्षा अधिकारी में ऑब्जेक्टिव के भी 120 क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहले 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वहां पर भी आते थे। जीएस में भी केवल एक ऑप्शनल विषय होता था, एक क्या 2 ऑप्शनल विषय होता था। लेकिन 2018 में यूपीपीसीएस के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया और कहा गया कि अब केवल एक ही ऑप्शनल विषय होगा और साथ ही साथ जीएस के 4 पेपर होंगे, सामान्य हिंदी होगा और एशे होगा। 2018 से लेकर 2023 तक यही परंपरा चली। 2023 में पहली बार आयोग का एक और परिवर्तन आया कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में अब वैकल्पिक विषय नहीं होगा, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होंगे, बल्कि यूपी का एग्जाम क्लियर करने के लिए लोगों की यूपी की बुनियादी जानकारी, यूपी की इतिहास, यूपी का भूगोल, यूपी की शासन, यूपी की राज्य व्यवस्था, यूपी की सुरक्षा, यूपी की आंतरिक सुरक्षा, यूपी की कला और संस्कृति, यूपी की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यूपी का आपदा और प्रबंधन, यानी यूपी से संबंधित सारी जानकारियां बच्चों को रखनी चाहिए। इसलिए हम आज से ऑप्शनल हटा रहे हैं और ऑप्शनल की जगह हम जीएस में 2 और नए पेपर जोड़ेंगे। इसलिए 2023 में पहली बार जीएस 5 और जीएस 6 नाम के 2 पेपर जोड़े गए, जहां जीएस 5 में एक तरफ यूपी का इतिहास, यूपी की राज्य व्यवस्था, यूपी की सामाजिक व्यवस्था, यूपी की कला और संस्कृति को रखा गया। वहीं जीएस पेपर 6 में यूपी का भूगोल मतलब उत्तर प्रदेश का भूगोल। यहां आप क्या पढ़ रहे हैं? जीएस पेपर 1 में विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल आ रहा है और जीएस पेपर 6 में केवल यूपी का भूगोल आएगा, उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ना होगा। यूपी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यूपी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यूपी की अर्थव्यवस्था, यूपी की सामाजिक संरचना, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ये सारे टॉपिक जीएस पेपर 6 में रखे गए और इन पेपर को भी 200 नंबर का पेपर माना गया। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके दौर में हुआ है, क्योंकि जब आपके दौर में नहीं था ना तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा में हरियाणा का बच्चा भी बाजी मारता था, बिहार का बच्चा भी बाजी मारता था, एमपी का बच्चा भी बाजी मारता था,
क्योंकि उसका ऑप्शनल तैयार होता था, वही ऑप्शनल जो इसको एमपी में पढ़ना पड़ता था, आईएएस के लिए पढ़ना पड़ता था, उसी ऑप्शनल का यूज करके वो यूपी के एग्जाम को भी क्लियर कर लेता था और यूपी के बच्चों का नुकसान हो जाता था। लेकिन 2023 से जब ये परंपरा आई, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि यूपी के एग्जाम में पहली प्राथमिकता यूपी के बच्चों को दी जाए। जाहिर सी बात है दूसरे स्टेट का बच्चा अब हमारा 400 नंबर की तैयारी कैसे करेगा, 400 नंबर की तैयारी वो कैसे करेगा। 2023 में पहला ऐसा परिवर्तन किया गया। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं 1 मिनट का समय लूंगा। एक मिनट का समय लेंगे बस। चलिए, तो अब ये सब बताएंगे, क्वेश्चन पे आ रहे हैं प्रिया वर्मा, थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये आपके जीएस के 6 पेपर हो गए। उसके साथ ही साथ 150 नंबर का निबंध अलग आएगा, समान हिंदी अलग आएगा, हिंदी वाले टीचर आएंगे। तो कैलेंडर कैसे बनता है, पाई कैसे बनती है, हैशटैग क्या होता है, एट द रेट कैसे होता है, वैसे मैं बता देता हूं। हम प्रीलिम्स के लिए पी का यूज करेंगे और प्रीलिम्स और मेंस के लिए पीएम का यूज करेंगे। पीएम का मतलब यहाँ प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ पीएम का मतलब प्रीलिम्स और मेंस होगा और पी का मतलब केवल प्रीलिम्स होगा। अब आप विद्यार्थियों को यह समझना है कि जितने भी सिलेबस में दिए गए टॉपिक हैं, इसमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो केवल प्री में आएगा, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो केवल मेंस में आएगा। जानकारी के लिए बता दें, ऐसे टॉपिक बहुत कम है जो केवल प्रीलिम्स में आते हैं, केवल जनरल साइंस छोड़ के। सामान्य विज्ञान जो है वो केवल प्री में आता है, वो मेंस में नहीं आता है। बाकी हर टॉपिक या प्री और मेंस दोनों में आएगा या केवल मेंस में आएगा। तो आपको जान लेना है कि कौन सा टॉपिक केवल प्री में आता है और प्री और मेंस में, और कौन केवल मेंस में आता है। जैसे विश्व इतिहास की बात किया जाए, ये प्री में नहीं आता है या केवल मेंस में आता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों इतिहास की बात किया जाए तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। बात को समझिएगा, ये बात मैं किस सिखा रहा हूं आपको, कि विश्व इतिहास को हमें केवल इस लेवल पे पढ़ना है कि हम आंसर राइटिंग सीख ले, लेकिन जब आप एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न या पोस्ट इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे तब आपको उसको इस आधार पर पढ़ना है कि हमें इसका मेंस का आंसर भी लिखना है और प्रीलिम्स के फैक्ट भी तैयार करने हैं। आपको हमें इसका मेंस का आंसर भी लिखना है और हमें प्रीलिम्स का फैक्ट भी तैयार करना है। इस बेस पे हमें यहां पर तैयारी करनी है। आर्ट एंड कल्चर केवल मेंस में आएगा। भूगोल के ये तीनों सेगमेंट, भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल जो होता है, ये मोस्टली प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होता है, दोनों में होता है। लेकिन ये जो भौतिक भूगोल है, अगर इसके सौर मंडल वाले टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो ये मोस्टली आपके प्रीलिम्स में ही मेंस में ही आता है। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टॉपिक है, लेकिन भौतिक भूगोल जो आता है मोस्टली मेंस में आता है। कभी कभी प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक जब आप मेंस लेवल पे पढ़ते हैं तो अपने आप उतना तैयार हो जाता है, उसके लिए अलग से प्री नहीं पढ़ना पड़ता है। भारतीय समाज केवल मेंस में आता है। तो आपने क्या देखा, इसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, ये 4 सेगमेंट ऐसे हैं जो केवल हमें मेंस में तैयार करना है। यानी कि अगर हमें 2026 का प्रीलिम्स देना है 6 दिसंबर को, तो प्रीलिम्स का एग्जाम के लिए हमें पहले एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस करना है। ये 5 सेगमेंट इसके प्री में भी काम आएंगे, मेंस में साथ साथ, लेकिन ये 5 सेगमेंट केवल मेंस में काम आएंगे, प्रीलिम्स में इनका कोई लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? बाउंस तो नहीं हो रहा है ना? हमारी भाषा आपको समझ में आ रही है? जो पॉइंट में समझा रहा हूं ये समझ पा रहे हैं आप लोग?
और ये तैयारी के पहले की चीज है। सिविल सेवा की तैयारी के पहले ही ये सारी बातें बच्चों को जाननी चाहिए, लेकिन विडंबना हमारे वर्तमान की जनरेशन की कई बार प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करके भी ये पूरी बातें नहीं जान पाती। तो जाहिर सी बात है रास्ता तो मुश्किल हो जाएगा। जब आपको अपना रोड मैप ही नहीं क्लियर है जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, तो किसी भी चौराहे पे आप भटक सकते हैं, किसी भी जगह आपकी गाड़ी गलत दिशा में घूम सकती है। इसलिए हमें अपना रोड मैप पहले क्लियर करना होता है जिस हम सफर के लिए चले हैं आज से। अब उसके आगे चलते हैं, जीएस पेपर 2 में आते हैं। राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये पॉलिटी केवल और केवल आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगी, केवल प्रीलिम मेंस में आएगी। ये प्रीलिम्स में भी आएगी और मेंस में भी आएगी। मेंस में 100 नंबर देगी, प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन देगी। जो विषय में आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ये पॉलिटी, अभी मैं पॉलिटी पे आऊंगा, फिर इसका ऑपरेशन करूंगा। अभी तो मैं पूरे पाठ्यक्रम का ऑपरेशन कर रहा हूं, अभी तो मैं पूरे सिविल सेवा के सिलेबस का ऑपरेशन कर रहा हूं, अभी मैं पॉलिटी का भी ऑपरेशन करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, तो राज्य व्यवस्था और पॉलिटी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा, लेकिन आईआर जो है यह केवल मेंस में आएगा। गवर्नेंस केवल मेंस में आएगा। सामाजिक न्याय केवल मेंस में आएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल मेंस में आ जाएगा। वो सर कितना मजेदार बताया आपने। इसका मतलब अगर हमें 6 दिसंबर का प्रीलिम्स देना है या 27 में प्रीलिम्स देना है, प्रीलिम्स के लिए जीएस पेपर 2 में जितनी भी टॉपिक लिखे हैं, इसमें केवल हमें प्रीलिम्स के लिए ये तैयार हो जाए, हम प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन इन सब पे हमें केवल आंसर राइटिंग तैयार करना है, इन सब में हमें आंसर राइटिंग तैयार करना है। जीएस पेपर 3 में आएंगे, अर्थव्यवस्था प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। पर्यावरण प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। आपदा प्रबंधन केवल मेंस में आएगा। आंतरिक सुरक्षा केवल मेंस में आएगा। यानी जीएस पेपर 3 में जितने सेगमेंट मैंने आपको सिखाए हैं, इस सेगमेंट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये केवल जो ये आपदा प्रबंधन है यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ जीएस पेपर 4 में ब्रिजेश केवल एथिक्स है, नीति शास्त्र। तो आपदा प्रबंधन मेंस का हिस्सा है, आंतरिक सुरक्षा मेंस का हिस्सा है। ये तीनों प्री और मेंस दोनों में आएंगे। इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मैं ये बदलता हुआ ट्रेंड बता रहा हूं, साइंस और टेक्नोलॉजी पहले प्रीलिम्स में नहीं आती है, लेकिन यूपीपीसीएस 2025 12 अक्टूबर का पेपर उठा के देखिए, साइंस के ज्यादातर सवाल टेक्नोलॉजी से आए हैं। अब टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स में आने लगी है। जीएस पेपर 4 की बात करें, नीति शास्त्र, ये केवल मेंस का टॉपिक है। जीएस पेपर 5 का पूरा टॉपिक मेंस का है। जीएस पेपर 6 का पूरा टॉपिक मेंस का है, इसमें से प्रीलिम्स के टॉपिक नहीं है। यूपी स्पेशल प्रीलिम्स में आता है, लेकिन वो प्रारंभिक परीक्षा का यूपी स्पेशल अलग है, जो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। यूपी स्पेशल का प्रीलिम्स जो है वो अलग है, जिसे कोई और नहीं बल्कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा, मैं आपको एक गुलाबी कलर से थोड़ा डिनोट कर रहा हूं कि प्रीलिम्स के लिए हमारा मसाला क्या था। ये तीनों हिस्ट्री, यहां पर 2 ज्योग्राफी, यहां पर एक पॉलिटी, यहां पर इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साइंस और टेक्नोलॉजी, बस यही प्रीलिम्स है, बाकी सब मेंस का है। इसमें ये ऐसे टॉपिक है जहां मैंने पिंक कलर से डिनोट किया है, ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आएंगे। जो मैंने पिंक कलर से किया है प्रीलिम्स और मेंस, यानी कि इसके फैक्ट भी तैयार करने हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी समझना है, इसके आंसर राइटिंग भी तैयार करना है, बाकी सब में केवल आंसर राइटिंग तैयार करनी है। लेकिन सर कुछ हमारे सीनियर ऐसा कहते हैं, हमने कुछ लोगों से सुना है, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, मैं आपकी तरफ से ऐसा सवाल उठा रहा हूं कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए मुख्य परीक्षा में करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक हमारी समसामयिक मुद्दों पर पकड़ नहीं बन पाएगी, हमसे कहा जाता है, भी किसी बच्ची ने कहा था सर अखबार कैसे पढ़े, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। कहा जाता है कि जब तक न्यूज़पेपर पर आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक आप मेंस के सारे सवाल नहीं लिख पाएंगे, तब तक आप मेंस की आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं या पूछने चाहती हूं सर कि आखिरकार ये भी बता दीजिए, इन जीएस के 6 पेपर में कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जिनकी तैयारी के लिए हमें अखबार की आवश्यकता होती है, करंट अफेयर की आवश्यकता होती है, समसामयिक मुद्दों की आवश्यकता होती है, जिसमें सिलेबस को करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाता है। कहां कहां ऐसी संभावना बनती है। अब मैं बताऊंगा, एक दूसरे कलर का पेन ले रहा हूं। किस कलर का पेन लेता हूं, व्हाइट ही ले लेता हूं, कि कहां कहां पर करंट अफेयर की का रिलेवेंस रहेगा। विश्व इतिहास में नहीं है, इतिहास में नहीं है, आर्ट एंड कल्चर में है। आर्ट एंड कल्चर, ये करंट अफेयर की बात है, ध्यान रखिएगा।
आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आपको जब जिस साल आप मेंस देने जाएंगे उस साल के एक साल पहले तक कला और संस्कृति में कोई परिवर्तन अगर है उसका पूरा नोट्स आपके पास होना चाहिए। आगे कुछ क्लास में मैं मेंस का सिलेबस अलग से दिखाऊंगा, लेकिन मेंस का मैं पूरा सिलेबस नहीं दिखाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। पॉलिटी का सिलेबस मैं दिखाऊंगा, ज्योग्राफी का मेंस का सिलेबस ज्योग्राफी वाले टीचर दिखाएंगे, हिस्ट्री और कल्चर का वर्ल्ड हिस्ट्री का मेंस वाला सिलेबस हिस्ट्री वाले टीचर दिखाएंगे, साइंस का मेंस का सिलेबस साइंस वाले टीचर दिखाएंगे, एथिक्स का मेंस का सिलेबस एथिक्स वाले टीचर दिखाएंगे, एनवायरनमेंट के मेंस वाला सिलेबस एनवायरनमेंट वाले टीचर दिखाएंगे। मैं केवल मेंस का पॉलिटी वाला सिलेबस दिखाऊंगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस बच्चे को सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम नहीं तैयार है वो कभी भी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हमें मेंस में क्या पढ़ना है, किस पर हमें आंसर राइटिंग तैयार करनी है, और मेंस के कौन सा टॉपिक हमारी अखबारों में आया है, आज हमारी मेंस का कौन सा टॉपिक हमारे होर्डिंगों पे दिख रहा है। जिस दिन आप सिलेबस देख लेंगे ना, राह चलते ऑटो में बताओ ओहो किसान सम्मान निधि योजना लिखा है, इसमें 10 लाख लोगों को ये रोज पैसा मिला है, किसानों को मिला है, ये तो हमारे सिलेबस में लिखा गया है। अरे यहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषताएं लिखी हैं, ये तो हमारे इकोनॉमी के जीएस पेपर 3 के सिलेबस का हिस्सा है। देखो तो भैया क्या क्या उपलब्धियां हैं, कल हम मेंस में इसको जोड़ देंगे। लेकिन ये जोड़ने का हुनर तब तक नहीं आएगा जब तक आपको अपना सिलेबस नहीं पता होगा। तब तक आपके लिए अखबार एक कूड़े की भांति है। केवल आप ये देख सकते हैं कौन जिया, कौन मरा, कौन आया, कौन भागा, लेकिन आप अपना सिलेबस नहीं निकाल पाएंगे। अखबारों से अपना सिलेबस पढ़ने का हुनर आपको तब आएगा जब आप अपना सिलेबस जानेंगे, तब अपने विषय को आप करंट अफेयर से जोड़ पाएंगे, समसामयिक मुद्दों को रिलेट करके आप आंसर लिख पाएंगे। और जब तक अपने आप ने आंसर को करंट अफेयर से जोड़ के नहीं लिखा, तब तक आपको मेंस में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, भले पेपर पूरा हो जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें जो जो मेंस का टॉपिक है उस मेंस के टॉपिक में कहां कहां करंट अफेयर हमें सिलेबस से जोड़ना पड़ेगा। आपको विश्व इतिहास में कोई नहीं जोड़ना है, इतिहास का कोई सेगमेंट नहीं जोड़ना, आर्ट एंड कल्चर जोड़ना है। भारत के भूगोल में आपको 50% चांस बनेगा करंट अफेयर जोड़ने के लिए। भारतीय समाज में भी करंट अफेयर रिलेट करना पड़ेगा। आईआर 50% करंट अफेयर ही है। राज्य व्यवस्था में भी करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा ये मैं सिखा दूंगा आपको। गवर्नेंस में भी करंट अफेयर पर जोड़ना पड़ेगा, सामाजिक न्याय में भी जोड़ना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी जोड़ना पड़ेगा। अगर मेरे से आप तुलनात्मक रूप से पूछें कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में सर कौन सा पेपर ऐसा है जिसमें करंट अफेयर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो है जीएस पेपर 3। पूरी इकोनॉमी करंट अफेयर पर टिकी है। अगर आप समसामयिक मुद्दा वर्तमान में नहीं जान रहे हैं तो आप इकोनॉमी के अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे। पूरा का पूरा इन्वायरमेंट और विज्ञान प्रौद्योगिकी करंट अफेयर पर टिका है। आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के केवल 20% सेगमेंट ऐसे आएंगे जो करंट अफेयर से जोड़ना पड़ेगा, बाकी इसमें ट्रेडिशनल रहते हैं। लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी में नए नए क्या टेक्नोलॉजीज आई, नए नए क्या परीक्षण हुए, क्या क्या तकनीक आई, डीआरडीओ क्या कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, चंद्रयान का क्या मिशन है, ये सब आप जो टीचर आपको एक साल पहले पढ़ा के जाएंगे और एक साल बाद जो आप मेंस में लिखेंगे वो दोनों अलग हो जाएंगे। क्योंकि जब आपका मेंस का सवाल आएगा वो समसामयिक मुद्दों से आएगा और टीचर ने जो आपको पढ़ाया है वो आपको एक साल पहले का पढ़ाया है। और यही लिए बच्चे फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि वो टिके हुए हैं केवल उन्हीं नोट्सों तक, उन्हीं किताबों तक जो साल भर पहले लिखी हुई है। और आप मेंस जब देने जा रहे हैं तो वहां साल भर के ही भीतर के सवाल आ रहे हैं जिस पर आपकी कमांड ही नहीं है, जिस पे आपकी पकड़ भी नहीं है। अभी मैं और इसको प्रूफ करूंगा कि करंट अफेयर की मेंस में भी कितना इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में तो है ही है, इसके साथ ही साथ मेंस में भी इसका इंपॉर्टेंस है। अभी मैं सफलता बैच में कल से करंट अफेयर की मेंस की क्लास लूंगा वहां पर कि मेंस के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां से आपकी सवाल की तैयारी करनी होगी। उसी सफलता बैच के सैकड़ों बच्चे कल मेंस में क्वालिफाई भी किए हैं। अब आगे देखिएगा, नीति शास्त्र में करंट अफेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो केस स्टडी है वहां पर करंट अफेयर आप यूज कर सकते हैं। अभी तो आप जान ही नहीं पाएंगे केस स्टडी क्या होती है, जब आपको एथिक्स के टीचर आएंगे तो आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 6 को लेकर के, क्योंकि ये सारा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का इतिहास है, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति है, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस है, उत्तर प्रदेश का शासन है, उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा है, उत्तर प्रदेश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इन सब को
पढ़ने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की सभी योजनाओं पर, सभी गतिविधियों पर, सभी शासन की व्यवस्थाओं पर, सभी कार्यक्रमों पर, सभी कॉरिडोरों पर नजर रखनी पड़ेगी। यानी कि जीएस 5 और जीएस 6 के लिए भी करंट अफेयर की आवश्यकता आपको पड़ती है। करंट अफेयर की आवश्यकता आपको पड़ती है। आगे बढ़ेंगे, अब हम एक और पेज लेना चाहेंगे, एक और पेज लेना चाहेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर आपने ये तो बता दिया, यहां पर आपने हम लोगों को 3 चीजें स्पष्ट कर दी, किस पेपर में क्या आता है। फिर आपने ये भी स्पष्ट कर दिया किस पेपर का कौन सा टॉपिक केवल मेंस का है, कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस का है। फिर आपने ये भी स्पष्ट कर दिया कौन से टॉपिक को हमें करंट अफेयर से जोड़कर मेंस में लिखना है, किसमें हमें करंट अफेयर को भी कवर करना है, किसमें नहीं करना है। अब मैं सर आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये प्रत्येक पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। सर आपने कहा जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 तक सारे पेपर कितने नंबर के हैं? 200 नंबर के हैं। सारे पेपर 200 नंबर के, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक। ये 200 नंबर में कितने प्रश्न आते हैं सर? किसी बच्चे ने सवाल किया हमें सर प्रत्येक पेपर में कितने प्रश्न करने होते हैं। तो मैं जानकारी के लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं, प्रत्येक पेपर में 200 नंबर का एक पेपर आपका आएगा, 200 नंबर का एक पेपर आपका आएगा, और इसमें टोटल कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, न करें तो आपकी इच्छा है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। हाई स्कूल इंटर की तरह नहीं होगा किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां कोई ऑप्शनल नहीं है। सफलता, यहां कोई ऑप्शनल नहीं है। हाँ, जीएस पेपर 6 भी है राजकुमार करंट अफेयर में। यहां 20 प्रश्न आपको करने हैं, लेकिन इस 20 प्रश्न का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है। इसमें से 10 प्रश्न आपके 8 अंक के रहेंगे। कितने अंक के? 10 प्रश्न आपके 8 अंक के रहेंगे, और 10 प्रश्न आपके 12 अंक के रहेंगे। जो 8 अंक के प्रश्न रहेंगे, इसे केवल 125 शब्दों में अपना उत्तर लिखना होगा। कितने शब्दों में? 125 वर्ड्स में। और जो 200 अंकों के होंगे, जो 12 अंक के होंगे, इन्हें 200 शब्दों में लिखना होगा। अगर 10 को 125 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो गया? 1250। अगर 10 को 200 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो गया? अगर 10 को 200 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो गया? 2000। और 2000 और 1250 को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 2000 और 1250 1250 को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 3250 3250 शब्द। एक पेपर को लिखने के लिए जो 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें समय कितना मिलता है? 3 घंटे। 3 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 180। 20 प्रश्न को पढ़ने में कितना समय लगेगा? प्रत्येक प्रश्न को कम से कम 30 सेकंड तो लग ही जाएगा, तो 20 प्रश्नों को पढ़ने में 10 मिनट लगेगा। मुख्य परीक्षा जब आप देने जाते हैं तो कोई फॉर्मेलिटी भी होती है, बुकलेट भी भरना पड़ता है, साइन भी करना पड़ता है। हाँ, तो कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट। कितने हो गए? 20 कट गए। जब भी कोई प्रश्न आप पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने पढ़ा कि संविधान संशोधन को स्पष्ट करते हुए संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति का मूल्यांकन कीजिए, तो जाहिर सी बात है इसकी आप दिमाग में एक फ्रेमिंग बनाएंगे कि यहां पर हमें संविधान संशोधन को स्पष्ट करना है, फिर हमें बताना है कि संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति, और संसद के संविधान में संशोधन करने की यदि शक्ति की बात किया जाए तो हम इसमें ये केस बता देंगे, ये बता देंगे, ये बता देंगे, ऐसे ऐसे करके मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, लास्ट में ये कंक्लूजन लिख देंगे। इसको बोलते हैं प्रारूप, फ्रेमिंग करना। और उस एक उत्तर की फ्रेमिंग करने में कितना भी कम समय लगेगा तो 1 मिनट लगेगा, तो 20 मिनट सवालों को फ्रेमिंग करने में 20 मिनट और लगेगा।
40 मिनट और निकाल दीजिए आप। किसमें? 180 मिनट में। इसमें 40 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 140 मिनट। सवाल कितने हैं? 20। 142 को 20 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? 7। इसका मतलब क्या हुआ? एक आंसर को लिखने में आपके पास 7 मिनट का समय है बस। और ओवरऑल बात करूं, आपको 3200 वर्ड कितने मिनट में लिखने हैं? 140 मिनट में लिखने हैं। जाइए आज इमला लिखिए, टाइमर लगा करके, देख के लिखिए, मन से नहीं। या किसी का जीवन परिचय भी याद हो, महादेवी वर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर का, सरोजनी नायडू का, तो अपने मन से जीवन परिचय लिख डालिए। टाइमर लगा लीजिएगा 140 मिनट और लिखिए। उसके बाद गिनिएगा कितने शब्द आप लिख पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी आप 140 मिनट में बहुत ज्यादा लिख पाएंगे तो 2000 से लेकर के 2500 शब्द, अगर अच्छी स्पीड होगी तब, नहीं तो इससे नीचे आ जाएंगे। कहना क्या चाहते हैं आप? अब मत कहिएगा कि आप धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सही रास्ता दिखा रहा हूं और वास्तविकता से परिचय करा रहा हूं। और वास्तविकता से परिचय करा रहा हूं कि अभी आपका एक चैलेंज और है जिस पर किसी बच्चे का ध्यान ही नहीं है, जिसके बारे में अब तक एक भी बच्चे ने नहीं सोचा कि सिविल सेवा को फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए एक स्किल ये भी डेवलप करनी है मुझे बाय प्रैक्टिस। वो है आंसर राइटिंग स्पीड। क्योंकि आपकी स्पीड अभी जो है ना, आपकी अभी वर्तमान में जो स्पीड है, उस स्पीड से आप 20 प्रश्नों में से 3 घंटे में सारा प्रश्न आपको आता रहे, तैयारी प्रश्न तैयार है, बावजूद उसके 15 क्वेश्चन से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। 5 क्वेश्चन हर पेपर में छूट जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आपकी स्पीड धीमी है। इसलिए नहीं कि आपको नहीं आता है, लेकिन स्पीड नहीं है, इसलिए 5 क्वेश्चन हर पेपर में छूट जा रहे हैं। और 5 क्वेश्चन हर पेपर में छूट जा रहे हैं तो 6 पेपर में कितने क्वेश्चन छूटेंगे? 30 प्रश्न। मान लीजिए सब छोटे वाले छूटे, 8 नंबर वाले, तब भी 240 नंबर के पेपर तो आप केवल छोड़ के आ गए हैं बाहर। सपना ही मत देखिए मेंस के सिलेक्शन का, कहानी खत्म। अगर आप हर पेपर में 5 जाने दो बाबू, 2 क्वेश्चन छोड़ के चले आइए हर पेपर में। हर पेपर में अगर आप 2 क्वेश्चन छोड़ के चले आइए, आपने 18 क्वेश्चन बहुत शानदार लिखा हो, सिलेक्शन नहीं होगा आपका, कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या करना होगा सर? इसका मतलब मेंस क्वालिफाई करने की हमारी पहली शर्त है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगर प्रश्न छूट गया तो हम कंपटीशन से वहीं बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ अंकों की तो कॉपी चेक नहीं हो रही है, नंबर क्या मिले। हाँ, यह हो सकता है 10 प्रश्न आपने बहुत अच्छा लिखा, 5 प्रश्न आपने सामान्य लिखा और 5 प्रश्नों में केवल गोल गोल घुमाया, तब वो तो कुछ नंबर मिलेगा ना। 8 नंबर में 3 नंबर मिलेगा, 3.5 मिलेगा, 2.5 मिलेगा, किसी को 3 मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा। लेकिन अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब मेंस क्वालिफाई करने की पहली शर्त है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और इस शर्त को पूरी करने के लिए दूसरी शर्त है, हमारे हाथों की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि हम 140 मिनट में 3200 शब्द लिख सकें। अगर ये नहीं लिख पाएंगे, आपको सब आता रहेगा, हम आपके सामने खड़े होकर बोल देंगे चलो हर प्रश्न का उत्तर मैं बोल रहा हूं, आप लिखो, क्वालिफाई करो मेंस, तब भी नहीं कर पाओगे। पूरा उत्तर आपके सामने लिख के कॉपी में पकड़ा दिया जाएगा, ये उत्तर है छाप लीजिए, लेकिन समय 140 मिनट मिलेगा, आप तब भी नहीं कर पाएंगे। कब तक? तब तक जब तक आपकी स्पीड 140 मिनट में 3200 शब्दों को लिखने की नहीं होगी। जबकि आपके और उत्तर अन्य बच्चों से अच्छे थे जिनका क्वालिफाई हुआ, लेकिन फिर भी आपका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन छूट गए थे।
तो ये पहली शर्त है कि आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। इस पर काम करना शुरू कर दीजिए जिस पर अभी किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि आपके सामने ये टास्क आया नहीं। जब टास्क आता है ना तब पता चलता है। ठंडियों में किसी को महसूस नहीं होता किचन में जंगला होना चाहिए वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि गर्मी हो लगती ही नहीं, क्योंकि सफोकेशन हुआ ही नहीं। लेकिन जब ठंडी में मम्मी किचन में खाना बनाती हैं, रोटियां बेलती हैं, पसीनों से तर हो जाती हैं, तब पापा को तरस आता, नहीं हमारी पत्नी परेशान हो रही है, किचन में जंगला खोलो। लेकिन जब मकान बना तब ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन कुछ दूरदृष्टि वाले लोग पहले से जानते हैं, हम जिस भारत में रहते हैं वहां विभिन्न प्रकार की ऋतुएं हैं, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, हवा से सुरक्षा भी चाहिए। तो पहले से व्यवस्था करके चलते हैं। कुछ लोग समस्या आने पर करते हैं। मैं चाहता हूं आप समस्या आने पर व्यवस्था न करें, हम आपको समस्याओं से पहले से परिचित करा दें ताकि उसकी व्यवस्था आप पहले से कर सकें, ताकि उसकी व्यवस्था आप पहले से कर सकें। तो ये आपको मेंस लेवल पे ये काम करना है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक की सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या विषय हैं और कैसे नंबर यहां कहां से कितने कवर करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा ये सबसे बड़ा टास्क है, प्रीलिम्स एग्जाम का क्लियर होना। इसमें सिलेबस नहीं लिखा गया है, मेंस पर आयोग ने एक एक शब्द को बताया है, ये ऐसे 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 है, ये हेडिंग पढ़िए, ये हेडिंग पढ़िए, ये हेडिंग पढ़िए, ये हेडिंग पढ़िए। मेंस प्रीलिम्स में सिलेबस नहीं बताया आयोग ने। प्रीलिम्स में स्पीड के लिए टाइमर लगाइए, लिखिए, लोगों से बुलवाइए, लिखिए। उनकी रफ्तार से आप नहीं लिख पा रहे हैं तो धीरे धीरे कोशिश करिए, उनको मत धीमा करिए, खुद को तेज करिए। ऑफलाइन पढ़ने आते तो मैं ऑफलाइन में स्पीड बनवा देता हूं, ये एक अंतर मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन वालों को तो 60-70 हजार जमा करना पड़ रहा है, आप शायद 5-10 हजार में पढ़ रहे हैं। तो एक पहला अंतर यही है ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच का। ऑफलाइन में जब बच्चे होते तो मैं 600 पेज का नोट्स बोल कर लिखाता हूं, यहां मैं आपको फ्रेमिंग करता हूं, बोर्ड वर्क करता हूं, पीपीटी से सारी चीजें समझाता हूं, और अपना नोट्स जो ऑफलाइन वाला है वो कल आपको मिल जाएगा। कल मैं आपको नोट्स दिला दूंगा। अभी तो कहानी मैंने शुरू नहीं की, अभी तो मैं केवल आपको सिविल सेवा के पूरी चरण बता रहा हूं। अभी जब मैं अपने विषय पे आऊंगा तो शायद धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि आने में देर कर दी और पहले आ गए होते, हम नहीं आप, तो और बेहतर हो गया होता ना। जब मैं आया 9:30 बजे तो आप कह रहे थे आते आते हुजूर बहुत देर कर दी, लेकिन अभी जैसे ही 2-4 दिन बीतेगा तो आप कहेंगे कि सर हम आपके पास आते आते बहुत देर कर दिए। तो मैं पहले से नहीं बोलूँगा, मैं काम करता जाऊँगा, निष्कर्ष आपके अपने आप सामने आते जाएंगे, बस हमें चलने दीजिए धीरे धीरे। तो मैंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आयोग हमारा सिलेबस स्पष्ट नहीं करता है। प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सिर्फ इतना बताया गया है हमारे सिलेबस में क्या है, इतिहास यानी हिस्ट्री है। हमारे सिलेबस में क्या है, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी है। हमारे सिलेबस में क्या है, भूगोल यानी ज्योग्राफी है। हमारे सिलेबस में क्या है, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी है। हमारे सिलेबस में क्या है, विज्ञान यानी कि जनरल साइंस है। हमारे सिलेबस में क्या है, यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष है। हमारे सिलेबस में क्या है, जनगणना, और इसके साथ ही साथ हमें अलग से मिसलेनियस यानी स्टैटिक जीके भी पूछे जाते हैं, जो मैं अलग से बताता ही हूं आपको। ये सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन ये पेपर में आता है, बस इतना लिख दिया है। आयोग ने कहा जाओ पढ़ाई करो इतिहास की, भूगोल की, इकोनॉमी की, साइंस की, पॉलिटी की, यूपी स्पेशल की, जनगणना की, पढ़ के आइए फिर मेरा एग्जाम दीजिए। लेकिन आयोग ने यह नहीं कहा क्या पढ़ के आइए, तो बच्चों के लिए बड़ा चैलेंज है। ये डरने का विषय नहीं है, ये जागने का विषय है, यही सोच बदलनी है। देखिए उत्कर्ष, क्या नाम है, उत्कर्ष कशोधान, इन्होंने कहा सर अब डर लग रहा है ना, गलत उत्तर है आपका, यही विचार बदलना है। मेरे अवेयर करने के बाद आपको डर नहीं लगना है, मेरे अवेयर करने के बाद आपको जागना है। आप किसी जंगल का सफर कर रहे हैं, आप मस्ती में घूमते हुए चले जा रहे हैं, कोई व्यक्ति एक आया और आपको अचानक से बताया कि जिस रास्ते में आप सफर कर रहे हैं यहां घनघोर अंधेरा मिलेगा, बड़ा जंगल मिलेगा जहां पर तेंदुए, शेर और चीते रहते हैं, जो कई बार जानलेवा हमला करते हैं। इसलिए आप लोग सुरक्षा कवच पहन कर जाइए, इसलिए हाथ में टॉर्च लेकर जाइए। इसलिए ध्यान रखिएगा
कि रात होने से पहले जंगल का रास्ता क्रॉस कर जाइए। इसलिए अपने साथ कुछ हाथ में लेकर चलिए, इसलिए आप लोग झुंड में चलिए। तो ये डरने का विषय है या जागने का विषय है? ये डरने का विषय नहीं है, ये जागने का विषय है कि किसी एक मेंटोर ने, किसी एक गाइडर ने आपको बता दिया कि आगे आपके रास्ते में जंगल पड़ने वाला है, जिस जंगल में जानलेवा हमले हो सकते हैं, इसलिए दिन में पार कर जाइए। दिन में खतरा नहीं है, रात में खतरा है। अपने साथ टॉर्च लेके चलिए, अगर अंधेरा हो जाए तो निकल सकिए। समूह में रहिए ताकि कोई आक्रमण करे तो उसका सामना कर सके। सुरक्षा कवच पहन के चलिए ताकि आक्रमण हो जाए तो आपकी जान बच सके। अगर कोई आपको ये बताता है तो आपको डर लगेगा या आप अवेयर होंगे? नहीं सर, हम जागेंगे और उस खतरे को टाल देंगे अपनी अवेयरनेस से, न कि डर से हम सिलेंडर कर देंगे। एक ही कथन के दो मायने, अंतर सिर्फ सोच का। वो आपकी थी, ये मेरी है, और यही सोच बदलनी है आपकी मुझे, और यही सोच बदलनी है मुझे आपकी। और सोच का ही सारा गेम है। कभी भी प्रॉब्लम चैलेंज नहीं होती है, हमेशा चैलेंज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न ढूंढ पाना होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, हम तो पहले गुलाम ही थे अंग्रेजों के, लेकिन वो गुलामी चैलेंज नहीं था। उस गुलामी से कैसे निकला जाए, ये चैलेंज था। जिस दिन नेहरू, पटेल जी ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारियों ने ये सॉल्यूशन ढूंढ लिया, हम आजाद हो गए। आप भी सॉल्यूशन ढूंढिए, प्रोसेस पे काम करिए। तो मैंने बताया सिर्फ ये लिखा गया, तो हम ये कैसे जाने, तो हम ये कैसे जाने कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है? क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे चाचा 10 साल से इतिहास पढ़ रहे हैं, राज व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस पे हमारी दीदी 5 साल से रिसर्च कर रही हैं, और हमारे पास 2 साल का समय है सिलेक्शन लेने के लिए। हम ये कैसे जान पाए इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है? राज व्यवस्था में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पता चलेगा? PYQ से। ये क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहां मिलेगा? घटना चक्र नाम की एक पुस्तक आती है, जिसे मार्केट में पूर्वावलोकन, चाहे खुद उत्तर प्रदेश की परीक्षा या समीक्षा अधिकारी हो, उसमें क्या सवाल आज तक पूछे गए हैं, उसको जाकर देखिए, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक को इस गहराई तक पढ़ना है, इस डायमेंशन पर पढ़ना है। क्लास रुक गई है? इस डायमेंशन पर पढ़ना है, इस डायमेंशन पर पढ़ना है, ये पता चल जाएगा आपको। सर ठीक है, हम तो क्लास रुक गई थी क्लास के। सर कैसे ही पता लगेगा? पॉलिटी में भी तो बहुत कुछ है, कल मैं बताऊंगा ना कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है। प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, महाधिवक्ता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, पंचायती राज व्यवस्था है, नगर पालिका है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, लोकपाल है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, प्रस्तावना है, शासन प्रणाली है, अनुसूचियां हैं, भाग हैं, स्रोत हैं, संविधान सभा का गठन है, राज्यों का पुनर्गठन है। समाप्त हो गई पॉलिटी। क्लियर? लेकिन इसमें क्या पढ़ना है जितने आपने बोल दिए इन एक मिनट में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगा। पॉलिटी में क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप घटना चक्र में जाकर झांक नहीं पाते हैं कि कैसे पढ़ना है, उसके लिए भी मैं खड़ा हूं। पॉलिटी में तो आपको कुछ नहीं सोचना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है किस लेवल तक पढ़ना है, क्या हमें जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम है जो जनवाऊं उसको तैयार कर लो। तो कुल मिलाकर अगर आप हमारे निर्देशों का 100% पालन कर गए तो 100 घंटे के बाद अपने विषय की तस्वीर हम बदल देंगे। पॉलिटी में आज आपको क्या आता है मुझे नहीं पता, लेकिन 100 घंटे के बाद आपको पॉलिटी में क्या क्या आ जाएगा ये सबको पता चल जाएगा। लेकिन 100 घंटे का समय मुझे चाहिए, उतने समय के भीतर मैं आपकी सारी चीजें बेहतर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस शर्त है कि मानसिक संतुलन आपका खराब ना हो, हल्का भी मानसिक संतुलन आपको ठीक होगा। पॉलिटी में आप कितना जानते हैं ये बिल्कुल मायने नहीं है। थोड़ा बहुत चैलेंज हमें उन्हीं के साथ आएगा जो थोड़ा बहुत जानते हैं,
जो थोड़ा बहुत पॉलिटी जानते हैं उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत मेरे साथ चैलेंज आएगा, जो कुछ नहीं जानते उनके लिए कोई चैलेंज नहीं आएगा। बस शर्त है, मैं कल से जो आपको इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, जो तरीका मैं बताता रहूंगा, बस उस तरीके से आप काम करते रहिएगा बस। और इन सब के साथ ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घटनाक्रम भी लिखा गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घटनाक्रम भी लिखा गया है, जिसे आप करंट अफेयर बोलते हैं। घटनाक्रम, जिसको आप बोलते हैं करंट अफेयर, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। कमाल ये है, मैं जानकारी के लिए बता दूं, पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, यूपी स्पेशल का प्रीलिम्स में पढ़ाऊंगा, GS5 में उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में पढ़ाऊंगा, जनगणना आपको मैं पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर यूट्यूब पे रेगुलर में पढ़ाता हूं साल के 12 महीने, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। स्टैटिक जीके मिसलेनियस मैं यूट्यूब पे करंट अफेयर के साथ पढ़ाता हूं। हर विषयों का बेसिक, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो या यूपी स्पेशल हो, सबका जो बेसिक है वो मैं ही पढ़ाता हूं। लेकिन ये 3 चीज यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, बाकी सब ऐप पे पढ़ाऊंगा। मैं कभी ऐप पर करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस बेसिक नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन वहां पढ़ाता हूं यूट्यूब पे। अगर हमारे 7 बजे 7 से 8 में शाम को क्लास लेता हूं, वहां मेरे साथ आप जुड़े रहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। बाकी ऐप पर मैं पॉलिटी और यूपी स्पेशल और जीएस पेपर 5 की उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था यहां पढ़ाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स के लेवल पर मैंने क्या कहा, मैं आपका मार्गदर्शन पॉलिटी में करूंगा, यूपी स्पेशल में करूंगा, ये प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूं, करंट अफेयर में करूंगा, स्टैटिक जीके में करूंगा, जीएस बेसिक में करूंगा। और मैं बता दे रहा हूं, पॉलिटी आपके एग्जाम में 20 से 25 सवाल आएंगे, यूपी स्पेशल 5 से 10 सवाल आएगा, करंट अफेयर आपका 25 से 35 सवाल आता है, स्टैटिक जीके आपका 5 से 10 सवाल आता है, जीएस का बेसिक 10 से 15 सवाल आता है। ये मिनिमम दायरा है, ये मैक्सिमम दायरा है। अगर आप मिनिमम सोचेंगे तो आप कहेंगे 20 5 25, 25 25 50, 50 10 60, 5 65, मिनिमम रूप से 65। अगर आप मैक्सिमम की तरफ जाएंगे तो 25 10 35, 35 35 70, 10 80, 10 90 95, तो 95, यानी कि 65 से लेकर के 95 प्रश्नों की, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम लूप में आया ये कम से कम 65, 100 क्वेश्चन पे आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो जाएगा। ये ज्यादा बता रहा हूं, अल्लाह वरना तो 90 प्लस पे भी हो जाता है, लेकिन इस बार 95 पे हुआ है। और 65 क्वेश्चन मैं अकेले सिखा दूंगा प्रीलिम्स में आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर थोड़ी बहुत भी इस 1.5 घंटा में मेरी भाषा आपको समझ में आने लगी है, मेरा तरीका आपको समझ में आने लगा है, तो प्रीलिम्स का आधा गेम मैं खुद ही पूरा कर दूंगा आपका। प्रीलिम्स की आधी तैयारी मैं आपकी करा दूंगा, ये मेरे हाथ में है। बस आपको क्या करना है, जैसा मैं कहता रहूं वैसा करते रहिए बस, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आज मेरी क्लास केवल 1.5 घंटे की हो पाई, अगर 2 घंटे की होती तो मैं पूरी बात आज पूरी कर लेता, हालांकि मैं पूरा नहीं कर पाया। कल मैं आधे घंटे और बातचीत करूंगा आपसे, आधे घंटे 40 मिनट, उसके बाद पॉलिटी शुरू हो जाएगी, भारतीय संविधान की विशेषता, पॉलिटी का पहला टॉपिक, वो मेरा विषय है। जब उसे पढ़ाएंगे तो आप एक नई दुनिया में जाकर के एक नए तरीके से कुछ नया महसूस करेंगे कि किसी विषय को क्या ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, आप बोलते जाइएगा कि कैसा महसूस हो रहा है आप। तो एकदम कमर कस लीजिए, कल से और आज से ही आपके एक नए तरीके, नए विचार के साथ नई दुनिया शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे हर रोज आप बदलते जाएंगे, और 100 घंटे के बाद शायद आप उस धारा में आ जाएंगे जिस धारा में पहुंचकर आपको सिविल सेवा का एग्जाम क्रैक करना है। तो आज को मैं यहीं पर विराम दूंगा, आज का सेशन, और कल मैं फिर मिलूंगा, इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, और कल और मुद्दों पर मैं चर्चा करके सीधा फिर आ जाऊंगा भारतीय संविधान की विशेषता का पहला टॉपिक। कल मैं एक और सेगमेंट लूंगा, और ये 2 क्लास आपके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, आज का और कल का। बाकी पॉलिटी तो पढ़ते रहेंगे हम। तो भरोसा करिए, मैं आपके एक भाई के रूप में हूं, आपके एक गार्जियन के रूप में हूं, आपके शिक्षक और मेंटोर के रूप में हूं। ये मेरा वादा है, अगर मैं अपने काम से, अपनी प्रतिबद्धता से, जो उम्मीद और सपना लेकर आप मेरे से आए हैं, उसमें मैं एक पॉइंट भी अगर गलती करूं, तुरंत आप टोकिएगा, सर जैसा सोचा था, जैसा आपने कहा था वैसा किया नहीं। यह आपका अधिकार है मेरे पर सवाल करने का। लेकिन आपसे भी मैं एक वादा करना चाहता हूं, आप अपना भी मूल्यांकन करिएगा कि सर ने जो मुझे करने के लिए कहा है उसमें मैं तो पॉइंट में कमी तो नहीं कर रहा हूं। कल मैं दोनों
चीजों को बारे में बताऊंगा, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे क्या क्या करना है, मैं कल ही बता दूंगा। अगर उसमें मैं कमी करूं तो हर पल मुझे टोकना। और आपको भी मैं बता दूंगा कि इस पॉलिटी को सफल बनाने के लिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है। लेकिन उसका भी मूल्यांकन करिएगा कि सर ने जो जिम्मेदारी हमें दी थी, हम उसमें पॉइंट में तो कमी नहीं कर रहे हैं। अगर मैं भी अपनी जिम्मेदारी में पॉइंट में कमी नहीं करूंगा और आप भी अपनी जिम्मेदारी में पॉइंट में कमी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? शिक्षकों में मात्रात्मक अंतर होता है। हर शिक्षक का अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, अपना अपना डेडिकेशन है, अपना अपना डिवोशन है। हो सकता है 5-10% की कमी आ जाती हो शिक्षकों में भी, 15%, 20%, लेकिन बच्चों में 50% की कमी आ जा रही है, जिससे हमारे बच्चे हार जा रहे हैं। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप अपना वादा पूरा करने का वादा करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, ये आपसे वादा है। और अगर दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी तो हम जीत जाएंगे। लेकिन हम अकेले कितनी भी मेहनत कर दें, कितना भी डेडिकेशन दिखा दें, कितनी भी बेहतरीन तरीके से पॉलिटी आपको पढ़ा दें, कितनी भी बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको बता दें, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे अगर आपने कोशिश नहीं की। इसीलिए तो कहा गया है कि पूरी धारा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आप भी साथ देंगे तभी इसे सफल बनाया जा सकता है। ना हम अकेले चना फोड़ सकते हैं, ना आप, लेकिन दोनों मिलके हम इसे क्रैक कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं फिर हम आपको 9 बजे। 9 से 11 हमारी रेगुलर क्लास होगी। 9 बजे का मतलब 9 बजे मैं हमेशा मिलता हूं। कोई टेक्निकल समस्या हो जाए, कोई टेक्निकल इश्यू हो जाए, कोई अलग बात है, कहीं मैं फंस जाऊं मुश्किल में, तो कभी कभार ऐसा 1000-100 दिनों में एक दिन हो सकता है। वरना अगर मैं आता हूं तो 9 बजे का मतलब 9 बजे, और 11 बजे का मतलब 11 बजे। 11-1 हो गया इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, अब जा रहा हूं। कल फिर मिलूंगा 9 बजे, इंतजार कीजिएगा, कल और बेहतर सीखेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।